हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो ये एक ऐसा स्टिमुलस है जो आपके अंदर कई प्रकार के इमोशन इवोक कर सकता है, यानी कई प्रकार के संवेग आपके अंदर ला सकता है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम राजस्थान सेट 2023 का। आपको हमारे एक स्टूडेंट ने हमको भेजी है आंसर की, तो उस आंसर की में देखेंगे हम कि क्या क्या सही उत्तर होने चाहिए, और उसी के साथ साथ एक प्रयोग जो इस बार के राजस्थान के बच्चों के साथ किया गया साइकोलॉजी विषय की, अगर पर्टिकुलरली बात करें तो, कि वो भी अपना टेस्ट देखना चाह रहे थे कि हम अपने टेस्ट के अंदर आइटम्स को, जो भी मद है, उनको हम कितना डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, कितना हम डिफिकल्ट बना पाते हैं, और उस सब में उन्होंने अपना जौहर दिखाया। ठीक है, तो बात करेंगे आपका आज से, शायद आज 5 तारीख है, तो आज से आपकी 5 अप्रैल से आपकी जो विंडो है वो खुल चुकी है आंसर की चैलेंज करने की। तो उसको अगर आप चैलेंज करना चाहें तो आप चैलेंज कर सकते हैं। देखते हैं अभी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं से आपका काम स्टार्ट होता है, क्योंकि चैलेंज करने के लिए भी क्या देना होगा, आपको देना होगा उनको प्रूफ। और अगर आप उनसे मांगे प्रूफ कि आपने ये आंसर कहाँ से दिए, तो वो बोलेंगे आप ठीक है ना। तो वो आपसे प्रूफ मांग रहे हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है कि ये उत्तर ऐसा होना चाहिए, तो आप उनको सबमिट करें। प्रूफ कहाँ से मिलेंगे? प्रूफ आपके पास कोई भी, अगर आपकी मास्टर्स की किताब होगी, उसको आप एज अ प्रूफ वहां पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपके पास कोई और साइकोलॉजी की किताब है, मनोविज्ञान की किताब है, उसको भी आप एज अ प्रूफ दे सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप क्या दे सकते हैं, आपको कुछ सवाल एनसीईआरटी से भी आपको देखने मिलेंगे। मोस्ट बेसिक है, एनसीईआरटी तो होना ही चाहिए सबके पास। नहीं है तो आप देख सकते हैं, वहां से कवर कर सकते हैं। ये सब तो बात तब हुई जब आपको क्या क्या करना हो, आपको क्लेम करना हो, है ना। और अगर आपको क्लेम नहीं करना है तो छोड़िए, इस वीडियो को एंजॉय करिए। इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो लोग इस प्रकार के आपके की में जो करे चेंजेस करे। और चेंजेस भी ऐसे नहीं है ना कि एक या दो चेंज करना है, पूरी पूरी आंसर की आपका 15% 20% आंसर की वो चेंज करना काफी मामूली बात नहीं है। बट फिर भी आपका लक और उनकी बुद्धि, उनका इंटेलिजेंस, एक सवाल तो इंटेलिजेंस के ऊपर भी हमने जो बताया था वहां पे, उसको भी उन्होंने गलत बता दिया है वहां पे, तो कुछ कर सकते नहीं है। देखते हैं उस पेपर को कि उसमें क्या क्या सही है, क्या क्या आंसर की में होना चाहिए और क्या क्या वहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके होते हैं यहाँ पे 2 मिनट 30 सेकेंड लगभग वेस्ट। तो इस प्रकार के, सॉरी बट इस प्रकार का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, आप हमारे चैनल के सारे वीडियोस देख सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता, बिल्कुल प्रिसाइज। इस 2.5 मिनट के लिए सॉरी, लेकिन आपको एक मालूम पड़ गया कि हमारे चैनल के ऊपर इस प्रकार के वीडियोस हार्डली बनते हैं कि आपका टाइम वेस्ट करें। चलिए चलते हैं आप सीधा पेपर के ऊपर, और इसी बात पे एक लाइक तो कर दीजिए। ओके, तो ये रहा आपके पास पार्ट 2 भाग 2 साइकोलॉजी मनोविज्ञान। प्रश्न नंबर पहला 51 क्या बोल रहा है, इसमें हम पूरा पेपर भी डिस्कस करेंगे आपका, पूरे 51 से 150 तक पूरे सवालों को जाएंगे हम, और उसमें आंसर्स देखेंगे, एंड क्या गलत है वहां भी आपको मार्क कर देंगे। तो आप वीडियो के साथ साथ उसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होल्ड गुड फॉर। ठीक है, आयोजन के सिद्धांत किसके लिए मान्य है? अब ये कौन सा आयोजन है? शादी पार्टी का आयोजन है? कौन सा आयोजन है यहाँ पे? ठीक है, तो विजुअल सेंस, ऑडिटरी सेंस, टेक्टाइल सेंस, ऑल ऑफ दीज, दृश्य इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, ये तीनों ही काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये सही दिया हुआ है, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विपोटेंशियलिटी वाज गिवन बाय। सम संभाव्यता का सिद्धांत किसने दिया था? गेस्टाल्ट ने कभी नहीं दिया। हेब रोबिन तो वास की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है लेस्ली यहाँ पे सही आंसर है। अब देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल क्या बोल रहे हैं प्रश्न नंबर 53 के अंदर। व्हाइल एट अ पार्टी, यहाँ भी आयोजन कराएंगे आपको। व्हाइल एट अ पार्टी वन इज एबल टू पिक अप द कन्वर्सेशन बिटवीन टू ग्रुप्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड फिल्टरिंग, ऑर्गेनाइजेशन, पैरेलल प्रोसेसिंग, मार्जिन ऑफ अटेंशन। किसी पार्टी में अकेला आदमी दो समूहों के बीच एक साथ बातचीत करने में सक्षम होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? निस्यंदन, आयोजन, समानांतर प्रक्रमण, सीमांत अध्ययन। फिल्टरिंग, आयोजन, समानांतर प्रक्रमण या फिर सीमांत अध्ययन। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया है, उनके हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जानकारी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे एक समूह में, ये है ग्रुप 1, क्या पूछ रहे हैं उससे, आपका नाम क्या है, और यहाँ क्या पूछ रहे हैं उससे दूसरे ग्रुप में कि इस बार का आईपीएल कौन जीतेगा। तो वो क्या कर पा रहा है, बराबर दोनों को उत्तर बातचीत करने में, एक साथ बातचीत करने में सक्षम होता है। मतलब वो बोलता है अजय चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, तो उसे कहा जाता है
निस्यंदन आयोजन, उनके हिसाब से आयोजन है, लेकिन क्या कर रहा है वो, यहाँ से कुछ चीजें ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है, तो एक प्रकार से क्या कर रहा है वो वहां पे पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है, समानांतर प्रक्रमण इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जिन्होंने भी उत्तर दिया है उनको क्या लगा होगा कि वो ए वाले ग्रुप की भी जानकारी को क्या कर रहा है, अपने दिमाग में कहीं पे ऑर्गेनाइज कर पा रहा है, और यहाँ पे बी ग्रुप से क्या कर पा रहा है, वो यहाँ पे आयोजन कर पा रहा है, ऑर्गेनाइज कर पा रहा है यहाँ पे बी ग्रुप की जानकारी और यहाँ पे ए ग्रुप की जानकारी। तो उनके हिसाब से इसलिए बातचीत करने में सक्षम होता है, तो इसलिए उनके हिसाब से आयोजन है। लेकिन वो यहाँ तक तो ठीक है, उसने आयोजित कर लिया, लेकिन वो बातचीत क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वो दोनों को पैरेलली प्रोसेस कर पा रहा है, एक साथ चीजों को मल्टीटास्किंग वहां पे शो कर रहा है। ठीक है, तो उसका क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम समानांतर प्रक्रमण, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको इसको क्लेम करना है तो आप ₹200 तैयार रखिए इस प्रश्न के लिए। अब चलते हैं हम आगे प्रश्न नंबर 54 की ओर। प्रश्न नंबर 54 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेने डिस्कार्टिस स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। निम्नलिखित में से कौन मानव व्यवहार के रेने देकार्त अध्ययन का हिस्सा नहीं है। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एनिमल स्पिरिट्स, माइंड बॉडी इंटरैक्शनिज्म। पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जिंदा दिली, तन्मन की सहभागिता। अगर आपने पीवाईक्यू देखा है 2021 का, नहीं मतलब अगर आप नेट के पीवाईक्यूज देखे हुए हैं तो आपको ये उत्तर आसान लगना चाहिए। और यहाँ पे जो उत्तर दिया हुआ है पीयूष ग्रंथि, ये बिल्कुल सही है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ पूछा गया है ना। तो उनके अकॉर्डिंग स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के अंदर क्या क्या आएगा, अगर मान लीजिए 2024 में सवाल पूछ लिया जाए ऐसे, तो पीनियल ग्लैंड आएगा, एनिमल स्पिरिट्स आएगी एंड माइंड बॉडी इंटरेक्शनिज्म आएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं व्हेन वी लुक एट अ फिगर फॉर सम टाइम्स एंड देन लुक एट अनदर फिगर, द परसेप्शन ऑफ द सेकंड फिगर इज डिस्टॉर्टेड, दिस फिनोमेना इज रिफर्ड एज। जब हम किसी आकृति को कुछ देर तक देखते हैं और फिर दूसरी आकृति को देखते हैं तो दूसरी आकृति का बोध विकृत हो जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है। या पश्चवी है, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन है, इल्यूजन है, फिगर आफ्टर इमेज है। यहाँ पे चलिए उन्होंने एटलीस्ट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही दिया हुआ है, फिगर आफ्टर इमेज की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये सही है। अब अगला है 56 नंबर का सवाल यहाँ पे 56, द न्यूरॉन्स ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स। अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बात हो रही है, अन्यथा आप फिर ABCD करने से मार्क तो करेंगे ही। The neurons of the visual cortex responds to the stimuli of specific orientation with specific length and width are complex cell, simple cell, hypercomplex cell, hypocomplex cell। ये तो कोई होता ही नहीं है। ठीक है, विजुअल कॉर्टेक्स के खालिस्तान न्यूरॉन्स विशिष्ट लंबाई और चौड़ाई के साथ विशिष्ट अभिविन्यास की उत्तेजनाओं की अनुक्रिया देते हैं। ना ही ये जटिल कोशिकाएं, ना ही ये सरल कोशिकाएं हैं, ये आपकी हाइपर कॉम्प्लेक्स सेल यानी कि आपकी अति जटिल कोशिकाओं की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन नंबर सी सही दिया है। अब यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया लेवल है सवाल का, अच्छा सवाल उन्होंने यहाँ पे पूछा है। लेकिन आगे देखिए इसी विजुअल कॉर्टेक्स के साथ उन्होंने क्या कर दिया है, वहां पे खिलवाड़ कर दिया है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर और ये है आपके सामने प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 बोलता है इंडिविजुअल्स परसीव ऑब्जेक्ट्स सच एज शेप्स, लेटर्स, पिक्चर्स एज बीइंग होल व्हेन दे आर नॉट कंप्लीट। सही बात है। लॉ ऑफ क्लोजर वर्क्स ऑन ह्यूमन परसेप्शन, बिल्कुल सही बात है। अब जानवरों पे जीव मतलब उन पे तो करेगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। व्यक्ति जो है आकृतियों, अक्षरों, चित्रों जैसी वस्तुओं को पूर्ण होने का अनुभव तब करता है जब वे पूर्ण नहीं होती हैं। ठीक है, आप ऐसा सर्कल इसको मान सकते हैं। संवरण नियम मानव धारणा पर काम करता है। ए आर और दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। वैसे नहीं है बट फिर भी ठीक है। प्रश्न नंबर 58, बाकी सवाल जो गलत आंसर दिए हैं उनसे तो ठीक ही है ये। प्रश्न नंबर 58, द मदर इन लॉ वाइफ पिक्चर यूज्ड इन परसेप्चुअल एक्सपेरिमेंट्स वाज गिवन बाय टुल्विंग, कोफ्का, रूबिन, बोरिंग। ठीक है, परसेप्चुअल एक्सपेरिमेंट अवधारणात्मक प्रयोगों में प्रयुक्त सास बहू चित्रण किसके द्वारा दिया गया था। टुल्विंग, कोफ्का, रूबिन, बोरिंग द्वारा दिया गया था। ये आपका मदर इन लॉ वाइफ पिक्चर। अगला है प्रश्न नंबर 59, परसीविंग अ न्यू नेबर एज अ सेल्समैन इज व्हाट कॉल्ड, कौन सा इफेक्ट कहते हैं, इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ प्राग्नास। कॉन्टोर नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, इफेक्ट ऑफ सेट। एक नए पड़ोसी को एक सेल्समैन के रूप में देखना खालिस्तान प्रभाव है। ये क्या है, ये है आपका प्राग्नास नियम। तो मान लीजिए अगर आप ये आपका घर है और मान लीजिए यहाँ पे पड़ोस में हम आते हैं रहने के लिए, तो आप क्या समझेंगे कि कौन आया है, कोई सेल्समैन आया है। ठीक है, इसे कहते हैं आपका लॉ ऑफ प्राग्नास। अब देखिए अगला सवाल, यहाँ पे अगला सवाल है प्रश्न नंबर 60, द स्ट्रक्चर इन द एक्सॉन टर्मिनल्स दैट कंटेन, बताया हुआ है, कराया हुआ है।
contain various neurotransmitters are known as synapses, synaptic vesicles, specialized receptor, specific neurotransmitter। विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटर वाले अक्षतंतु टर्मिनलों की संरचना को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे जो होते हैं वेसिकल, उनके अंदर क्या मिलता है आपको? सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर आपको न्यूरोट्रांसमीटर मिलते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 61। द मून इज सीन एज मूविंग बिहाइंड द क्लाउड्स। चांद छुपा बादल में। ठीक है, वो जो गाना है वो इसी पे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, द मून इज सीन एज मूविंग बिहाइंड द क्लाउड्स, ये चांद है और बादलों के पीछे छुप जा रहा है। किसका है ये एग्जाम्पल? 5 फिनोमेना। रियल मोशन, अच्छा। स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन, अच्छा। इंड्यूस्ड मोशन, बहुत अच्छा। चंद्रमा को बादलों के पीछे चलते हुए देखा जाता है, यहाँ लिख ही देते ना, चांद। चांद को बादल के पीछे, यह खालिस्तान का उदाहरण है। भाई परिघटना, नो कोई घटना नहीं है यहाँ पे, वास्तविक गति भी नहीं है, स्ट्रेबोस्कोपिक गति भी नहीं है, ये क्या है आपका? इंड्यूस्ड मोशन, प्रेरित गति है ये। ठीक है, यहाँ पे 61 नंबर का जो है उत्तर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। सही उत्तर क्या होना चाहिए आपका? इंड्यूस्ड मोशन, प्रेरित गति की बात करता है ये आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 61 इंड्यूस्ड मोशन। अब देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न नंबर 62 की बात करते हैं। रिया जो है मेड अ शॉपिंग लिस्ट, वो जा रही है कोई से बाजार में, एंड लेफ्ट इट एट होम बट शी रिमेंबर्ड द फर्स्ट फ्यू आइटम्स। 1 से लेके 10 तक थे, 8, 9, 10 याद है और शुरू के 1, 2, 3 याद है, बीच के 4, 5, 6, 7 आइटम वो भूल चुकी है। रिया मेड अ शॉपिंग लिस्ट एंड लेफ्ट इट एट होम बट शी रिमेंबर्ड द फर्स्ट फ्यू एंड द लास्ट फ्यू आइटम्स, रेट्रोगेट, फॉरगेटिंग, सीरियल पोजीशन, ज़िगार्निक। रिया ने शॉपिंग लिस्ट बनाई और घर पर ही छोड़ के आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि वो क्या कर रही थी? अनुक्रमिक स्थिति प्रभाव, सीरियल पोजीशन इफेक्ट की वजह से ही उसको केवल आखिरी के कुछ आइटम जो है वो याद है। ठीक है, तो यहाँ पे ये उत्तर सही है। आई होप अभी तक आप आंसर जो है वहां पे नोट करते जा रहे हैं कि कौन सा कहाँ पे गलत है। अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 63 की ओर। अमाउंट ऑफ रिटेंशन डिपेंड्स ऑन। यहाँ पे आपको दिया है मीनिंगफुलनेस, डिग्री ऑफ लर्निंग, नेचर ऑफ इंटरफेरेंस या फिर ऑल ऑफ दीज। सार्थकता, बिल्कुल सही बात है। ये अमाउंट ऑफ रिटेंशन जो है आपकी सार्थकता पे डिपेंड करेगा, कितना वो सार्थक है। अगर आपको ये दे दिया जाए, इसको आपको याद रखना है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, या फिर इस प्रकार के शब्दों को याद रखना मुश्किल होगा, लेकिन इसको आपको याद रखना इजी हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे दिया है डिग्री ऑफ लर्निंग, तो ये भी आपको डिपेंड करता है। ये भी उत्तर हो सकता था ऑप्शन नंबर बी भी। यहाँ पे सीखने की मात्रा भी, कितना आपने सीखा हुआ है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप उसको रिटेंशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सुबह शाम अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं तो उसका रिटेंशन क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ा है तो उसका रिटेंशन क्या होगा? आपका कम होगा, है ना। तो वहाँ पे रोड लर्निंग वगैरह और वो सारी चीजें आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी, ए और बी यहाँ पे होना चाहिए था, बट ए और बी दिया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, या फिर यहाँ पे दिया है नेचर ऑफ इंटरफेरेंस, व्यतिकरण की प्रकृति। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस की बात नहीं करें तो अच्छा है, बट ए दिया है यहाँ पे तो ठीक है, मीनिंगफुलनेस को मान के चलते हैं। बट यहाँ पे एक और फैक्टर डिग्री ऑफ लर्निंग भी हो सकता था। ठीक है, तो अगर दो सही है तो आपने ऑल ऑफ दीज अगर लगाया है तो उन्होंने गलत माना है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज भी सही हो सकता है। ठीक है, सार्थकता और सीखने की मात्रा तो ये कंफर्म होगा ही होगा। ए और बी ऑप्शन नहीं है तो आपको इसके साथ जाना चाहिए एग्जाम के अंदर। अब उन्होंने गलत बोल दिया है तो चैलेंज कर सकते हैं, ये सभी के ऊपर आप मार्क कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। अवर फॉरगेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विथ द पैसेज ऑफ टाइम कैन बी एक्सप्लेन्ड एज मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, रेट्रोएक्टिव फॉरगेटिंग, प्रोएक्टिव फॉरगेटिंग, डीके थ्रू डिसयूज। ये बिल्कुल सही बात है। समय बीतने के साथ हमारे जानकारी को भूलने को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, प्रेरित नहीं, अनुपयोग के माध्यम से क्षय। आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा? वो डिके हो जाएगी और उसका डिसयूज हो जाएगा। अनुपयोग के माध्यम से क्षय जब होगा, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? अवर फॉरगेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विथ पैसेज ऑफ टाइम। फिर अगला है आपका प्रश्न नंबर 65। द स्पेसिफिक टेंडेंसी इमर्जिंग इन एन एनिमल विच इनहिबिट्स इट टू गिव द सेम रिस्पॉन्स लाइक अर्लियर रिस्पॉन्स। इनहिबिट कर रहा है, लॉ ऑफ इंटरनल इनहिबिशन। किसी प्राणी में उत्पन्न होने वाली वह विशिष्ट प्रवृत्ति क्या कहलाती है जो उसे पूर्व के प्रतिभावों के समान प्रतिभाव देने से रोकती है? क्या कहते हैं उसे? उसे हम कहते हैं आंतरिक निषेध का नियम। कोई बाहरी निषेध नहीं, कोई अस्थायी क्रम नहीं, कोई विलंबित नहीं, जस्ट इसका अपोजिट अभी आगे आपको सवाल मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। द एक्सपेरिमेंटल पीरियड इन विच द एनिमल फेल्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू स्टिमुलस सिचुएशन इज एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग नहीं है, लॉ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है, और नन ऑफ दीज तो है ही नहीं। वह प्रायोगिक अवधि क्या कहलाती है जिसमें प्राणी दो उद्दीपक स्थितियों के बीच विभेद करने में विफल रहता है? उसका उत्तर है आपका प्रायोगिक न्यूरोसिस, यानी कि एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस इसका सही आंसर है।
ठीक है, ओके। अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। डैश refers to the fact that a new stimulus introduced during acquisition, acquire कर रहे हैं, along with a CS which slows down the acquisition। ठीक है, तो आप क्या कर दिया यहाँ पे, स्लो डाउन कर दिया है। इस तथ्य को संदर्भित करता है कि कंडीशन स्टिमुलस के साथ अधिग्रहण के दौरान पेश नया प्रोत्साहन अधिग्रहण को धीमा कर देता है। ये क्या है, लॉ ऑफ एक्सटर्नल इनहिबिशन, जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे बाहरी निषेध का नियम। वहां पे क्या देखा हमने, इनहिबिशन देखा है ना, जो पहले शो कर रहा था अब नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या कर दिया उसने, स्लो डाउन कर दिया है उस एक्विजिशन को। ये है आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है 268 नंबर का। रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन इज परसीव्ड मोर इन, ये कैसे दे सकते हैं इसका उत्तर। ठीक है, रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन इज परसीव्ड मोर इन शेड्यूल्ड रीइंफोर्समेंट, कंटीन्यूअस शेड्यूल, वेरिएबल रेशियो। विलुप्त होने का प्रतिरोध खालिस्तान में अधिक माना जाता है। निर्धारित सुदृढ़ीकरण, निरंतर, निरंतर और परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है आंसर, आंसर दिया है उन्होंने यहाँ पे शेड्यूल्ड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को निर्धारित सुदृढ़ीकरण दिया है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो गया है, वो क्या देना भूल गए हैं, यहाँ पे आपको इंटरवल देना वो भूल गए हैं, इस वजह से शायद कंफ्यूजन उनको हो गया है। ठीक है, इंटरवल देना वहां पे भूल गए हैं। दो चीजें होती हैं, आपका समय अंतराल और आपका देखिए अंतराल कहीं नहीं दिखेगा आपको, देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, निर्धारित प्रबलन दिख रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अंतराल नहीं दिख रहा है, कहीं भी इंटरवल नहीं दिख रहा है, तो उनको लगा होगा इंटरवल मार्क कर देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी गलत है ये, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सबसे ज्यादा मालूम है किसके अंदर मिलता है हमको, एक्सटिंक्शन, हमारे वेरिएबल रेशियो शेड्यूल के अंदर, यानी परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची के अंदर सबसे ज्यादा हमको क्या देखने मिलता है, एक्सटिंक्शन से रेजिस्टेंस हमको देखने मिलता है। ठीक है, ये है आपके यहाँ क्या, कसिनो। कसिनो में क्या चलता है आपका यहाँ पे, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। ठीक है, यहाँ पे जो व्यक्ति है, पर्सन है, वो यहाँ पे कसिनो में रूलेट में यहाँ पे खेल रहा है। ठीक है, उसको मालूम नहीं है कि वो जो सफेद वाली ये गोली है ना, ये कब उसके फेवर करेगी, कब उसका फेवर करेगी, उसको मालूम नहीं है वो। ठीक है, यहाँ पे वो खेलता है, इस प्रकार से चक्री घुमाता है, और यहाँ पे क्या है, रेशियो मालूम नहीं है कि 2 अटेम्प्ट के बाद ही उसके 7 नंबर पे, यहाँ पे उसका जो नंबर चूज किया है उसने 7 नंबर, वहां पे उसको मनी मिलेगा या पैसा मिलेगा। ठीक है, तो 2 बार में भी वो 7 नंबर पे गिर सकता है, 10 बार में भी गिर सकता है, 15 बार में भी गिर सकता है, 200 बार में भी वो 7 नंबर पे आ सकता है। कोई यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, उसका एक्सटिंक्शन में क्या होगा, वहां पे रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने का प्रतिरोध, मतलब विलुप्त होना चाहिए ये वाला बिहेवियर, लेकिन क्या हो रहा है, प्रतिरोध हो रहा है। किसके, क्यों, क्योंकि इसको मालूम नहीं है ना, उसको लगेगा कि एक बार और खेल लेता हूँ, एक बार और खेल लेता हूँ, और वो आएगा किसके अंदर, आपका परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 69। Zeigarnik effect is evident in the continuous tension over the task that is unpleasant and incomplete। unpleasant and complete किस कार्य के निरंतर तनाव में Zeigarnik प्रभाव दिखाई पड़ता है, ये होता है आपका अप्रिय और अपूर्ण। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 70 पे आते हैं। डैश थ्योरी स्टेट्स दैट द ट्रेट्स ऑफ सर्टेन स्टिमुलस इज सच व्हिच अट्रैक्ट्स द एनिमल टू बी रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्वालिटी थ्योरी यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोत्साहन गुणवत्ता सिद्धांत। अब चलते हैं अगला सवाल, प्रश्न नंबर 71। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 71। परफॉर्मेंस दैट इज लीस्ट बेस्ड ऑन लर्निंग इज ड्यू टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, रीइंफोर्समेंट। वह निष्पादन किसके कारण है जो सीखने पर कम से कम आधारित है। यहाँ पे दिया है आपको ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि। ठीक है, तो यह है इसका सही आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न नंबर 72 क्या बोल रहा है यहाँ पे। इनहिबिशन इज टेकन इनटू अकाउंट इन मेजरिंग मेमोरी इज वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। कुछ सवाल आपको इसके अंदर अटपटे से मिलेंगे, तो उनको छोड़ देना ही ज्यादा बेहतर है। इनहिबिशन इज टेकन इनटू अकाउंट इन मेजरिंग मेमोरी इन वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। फिजियोलॉजिकल इंटरफेरेंस, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में स्मृति की मापने में किस अवरोध को ध्यान में रखा जाता है। शारीरिक असर सिद्धांत, व्यतिकरण सिद्धांत, प्रेरित विस्मृति, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है आपको क्या, आपको दिया है यहाँ पे इंटरफेरेंस थ्योरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 73 में क्या बोल रहे हैं। इन डैश आइकॉनिक मेमोरी द इंडिविजुअल इज एबल टू कीप द विजुअल इमेज फॉर 1 सेकेंड। आपने देखा 1 सेकेंड तक आप इसको कर सकते हैं। तो विजुअल ट्रेस दिया है, विजुअल स्टोरेज दिया है, अनप्रोसेस्ड स्टोरेज, इनएक्यूरेट स्टोरेज। ये थोड़ा सा अजीब सा सवाल है जो आपको बोला था ऊपर अभी। डैश अनुप्रतीकात्मक स्मृति में व्यक्ति दृश्य छवि को 1 सेकंड तक रखने में सक्षम होता है।
यहाँ पे इन्होंने दिया है विजुअल ट्रेस, ये बिल्कुल सही बात है। कोई इसी प्रकार का स्टोरेज नहीं होता। ट्रेस दृश्य असर, दृश्य संग्रहण, आप किसी दृश्य का संग्रहण नहीं करते क्योंकि वो क्या है आपकी आइकॉनिक मेमोरी के अंदर है। ठीक है, तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कार्बन कॉपी में जिस प्रकार से आप ट्रेस करते हैं कि ऊपर क्या लिखा था, उसी प्रकार से इसके अंदर भी होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी, तो ए यहाँ पे सुटेबल आंसर है, दृश्य असर यहाँ पे राइट होगा, ये तो मतलब कुछ बात ही नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 74 जो कि आपको गलत दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वो क्या बोलता है, द मेमोरी ऑफ, ऐसी स्मृति जिसमें क्या बात हो रही है, वाटर इज केमिकली H2O। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप 8वीं 10वीं क्लास से, वाटर क्या है, केमिकली H2O है। कभी आप ये नहीं बोलते दुकान में जाके H2O दीजिए पीने को, क्या बोलते हैं, वाटर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है वाटर क्या है, वाटर को ही हम H2O बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कौन सी स्मृति में जाएगा, ये जाएगा आपकी सिमेंटिक मेमोरी के अंदर, अर्थपूर्ण स्मृति। वाटर का अर्थ ही क्या है H2O, या H2O का अर्थ ही क्या है वाटर, ये आपको मालूम है कहाँ जाएगा, आपके अर्थपूर्ण स्मृति के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये सेंसरी मेमोरी के अंदर नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, सिमेंटिक मेमोरी के अंदर ये आएगा। अब जिन्होंने भी ये पेपर सेट किया है पता नहीं क्या सोच के उन्होंने सेंसरी मेमोरी को आंसर दिया है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें, सिमेंटिक मेमोरी यहाँ पे उत्तर होना चाहिए, अर्थपूर्ण स्मृति, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं अगला सवाल यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोलता है यहाँ पे, द थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ फॉरगेटिंग वाज प्रोपाउंडेड बाय मुलर एंड पिल्जेकर, मुलर और पिल्जेकर। विस्मृति का व्यतिकरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बहुत पहले किसी और ने भी किया था, वो यहाँ पे नहीं दिया है, खैर छोड़िए उसको। प्रश्न नंबर 76 में बात करते हैं, वर्ड्स आर क्विकली लर्न देन नॉनसेंस सिलेबल्स बिकॉज ऑफ इट्स मीनिंगफुलनेस, एसोसिएटिव वैल्यू, ट्रांसफर वैल्यू, फैसिलिटेशन। इसकी किस वजह से है, इसकी इसकी किस वजह से निरर्थक शब्दांशों की तुलना में शब्द जल्दी सीखे जाते हैं। ये इसकी क्या है, इट्स को उन्होंने इसके लिखा है क्या, किस वजह से लिखते तो भी चल जाता ना, किस वजह से, इसकी किस वजह से निरर्थक शब्दांशों की तुलना में शब्द जल्दी सीख जाते हैं। मीनिंगफुलनेस भी हो सकता था यहाँ पे, एसोसिएटिव वैल्यू, सार्थकता, साहचर्य मूल्य, अंतरण मूल्य या सहूलियत। ठीक है, सार्थक भी होना चाहिए तभी तो आप उसको एसोसिएट कर पाएंगे। थोड़े से अटपटे सवाल आपको देखने मिलेंगे, तो यहाँ पे बी साहचर्य मूल्य भी सही है। अगला है प्रश्न नंबर 77, इन डैश फिनोमेना द इंडिविजुअल रिट्रीव वर्ड्स दैट साउंड लाइक। अगर ये आंसर चेंज नहीं होते तो समझ जाइए कट ऑफ जो है इसकी ये आपकी बहुत ही उटपटांग जाएगी, क्योंकि जो पढ़ के गया है वो तो क्या करेगा, वहां जाके गलत कर देगा, क्योंकि उसने तो सही मार्क किया है ना, लेकिन उन लोग मान रहे नहीं रहे हैं, उन लोग अपने मन मन का कर रहे हैं और ऐसे आंसर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो जो जो अच्छा पढ़ के गया था उसके मार्क्स कम मिलेंगे आपको, और जो नहीं पढ़ के गया था तो वो उनको क्या मिलेंगे, उनको थोड़ा ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसके लिए क्या करना है, आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास है यूजीसी नेट जेआरएफ का ऑप्शन, और उसके लिए आपको मालूम है हम कराते हैं प्रिपरेशन आपकी हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। इस प्रमोशन का कोई मतलब प्लान नहीं था, अभी प्रमोशन करेंगे 77 क्वेश्चन पे आके, बट जस्ट बात निकल गई है तो बता दिया। तैयारी कराते हैं, नीचे नंबर दिए पे आप संपर्क कर सकते हैं, पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं कैसे क्या होता है। इन डैश फिनोमेना द इंडिविजुअल रिट्रीव वर्ड्स दैट साउंड अलाइक, खालिस्तान परिघटना में व्यक्ति समान लगने वाले शब्दों को पुनः प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, टीओटी। आयोजनात्मक परिघटना, संकेतीकरण, पुनः प्राप्ति। ऑर्गेनाइजेशनल फिनोमेना, एनकोडिंग, रिट्रीवल। इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, टीओटी यहाँ पे आपका टंग वाला फिनोमेना जो यहाँ पे सही होता है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बोलता है यहाँ पे, फॉरगेटिंग ड्यू टू सडन शॉक एंड इमोशनल ब्लॉकिंग इज प्राइमरी फॉरगेटिंग, रेट्रोग्रेड फॉर्मेटिंग, इनहिबिटेड फॉरगेटिंग, नन ऑफ दीज। अचानक आघात और भावनात्मक अवरोधन के कारण भूल जाना क्या है, ये है आपकी, तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, रेट्रोग्रेड फॉरगेटिंग, यानी कि प्रतिगामी विस्मृति। कुछ सवाल बहुत ही अजीब से सेट किए हैं, बट यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 79, रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस इन रिट्रीवल इज समटाइम्स कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, कन्फैबुलेशन, स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी, एनकोडिंग। यहाँ पे बातचीत की बात कर रहे हैं, पुनः प्राप्ति में पुनर्निर्माण प्रक्रियाओं को कभी कभी क्या कहा जाता है, बातचीत कहा जाता है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 80, द डैश ऑफ मेमोरी सजेस्ट दैट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ न्यूरल यूनिट्स। इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, सही है, पहले भी बताया हुआ है इसको, तंत्रिका नेटवर्क मॉडल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सही उत्तर दिया हुआ है, जो गलत है आपने वहां पे इसको मार्क कर लिया है। फिर यहाँ पे आपको दिया है मैच द फॉलोइंग में, ये आपको कराया था 2143, सही है ये भी। फिर आपको यहाँ पे एक्साइटेटरी पोटेंशियल इन हल्स ड्राइव थ्योरी क्या दिया उन्होंने, यहाँ पे ड्राइव एंड हैबिट दिया हुआ है, सहज प्रवृत्ति और आदत। ठीक है,
फिर क्या है, पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर ऑल ऑफ दीज, क्षमता और ताकत, संभावित प्रवणता, ये सभी। ठीक है, यहाँ पे आप ये सही मान के चल सकते हैं। प्रश्न नंबर 83 भी ये है आपको किसके बारे में बात करता है, बात कर रहा है यहाँ पे, द मेन एम ऑफ इथोलॉजिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज टू फाइंड एडेप्टिव सिग्निफिकेंस, अनुकूली महत्व के बारे में प्रेरणा के नैतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, जानवरों के अनुकूली महत्व को खोजना था। फिर यहाँ पे देखिए 84 कराया हुआ है, सेंसेशन सीकिंग की बात होती है, सनसनी की खोज, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। ठीक है, फिर अगला है आपका 85 में विंटर बॉटम, ये भी पहले कराया हुआ था। ठीक है, नीचे जाके वीडियोस देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस हैज बीन रीनेम्ड एज पेरिफेरल फीडबैक। ठीक है, ये भी सही उत्तर है। गौण प्रतिभाव, यहाँ पे देखिए आपका सेल्फ हैंडिकैपिंग 87 में, ये भी सही है। देन आपका यहाँ पे अप्रोच अवॉइडेंस, ये भी पहले कराया हुआ है, सही है। 89 वाला भी लेफ्ट हेमिस्फीयर बायोगुलार्ड, सही है। फिर ये आपका बाइपोलर पॉजिटिव स्पेशल स्टेज 91 भी सही है। नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सालोवे एंड मेयर्स, यहाँ पे सही है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, अभी तक तो ये आंसर की सही दे रहे हैं। 94 भी सही है, यहाँ पे भी सही दिया हुआ है। बेसल एज यहाँ बताया था, ये भी सही है। 3412 टेट्राड के साथ स्पीयरमैन दिया हुआ है। रेशियो आई पे बिने दिया हुआ है, तो बस वही बच रहा था, क्रिस्टलाइज के साथ रेवेंस आरपीएम दे दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दिया है इन डैश डिसऑर्डर द होस्ट पर्सनैलिटी अपीयर प्राइमरी आइडेंटिटी वाइल अल्टर पर्सनैलिटी विल अपीयर टाइम टू टाइम, ये आपका डिसोसिएटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे विभाजित व्यक्तित्व नहीं, वियोजित व्यक्तित्व। खैर एक ही बात है, लेकिन जिस प्रकार का पेपर सेट है ये, तो उस हिसाब से ठीक ही है। ठीक है, आइटम्स बहुत ही खराब है इनके, डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। 100 सही है, 98 का। 99 का डाइवर्जेंट थिंकिंग बताया था पहले भी, सही है। इंटीग्रल भी सही है, अब्राहम मास्लो भी सही है। यहाँ पे देखिए क्या किया है उन्होंने, इंट्रोवर्जन इज पॉजिटिवली को रिलेटेड विथ, है ना, सोशल एक्टिविटी से बता रहे हैं, सामाजिक गतिविधि। चलिए राजस्थान के हिसाब से बिल्कुल सही है ये। ठीक है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका जाएगा ये इंटेलिजेंस के साथ। ठीक है, और अगर अगर बी और डी में से कुछ एक देते तो भी ठीक है, एडमिसिबल था, चला सकते थे कि ठीक है बी और डी में से कुछ एक दिया है, बट ये तो मतलब एकदम बकवास है। सोशल एबिलिटी यहाँ पे एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होगा, सामाजिक गतिविधि नहीं होगा। इंट्रोवर्जन ही क्या होता है, आपकी अंतर्मुखता की बात करता है। तो जो व्यक्ति अंतर्मुख है वो बहिर्मुख जाके सामाजिक गतिविधि कैसे कर सकता है। ठीक है, तो आप किसी भी इंट्रोवर्ट को नहीं पाएंगे कि सोशल एक्टिविटी करता है। और जो लोग, खैर ठीक है, ये सवाल आपका सही है, मतलब गलत है, इसका आंसर बी या डी में से होना चाहिए। ठीक है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं इसको। देन आपको दिया है एनिमस, एनिमस सही दिया है, जंग सही दिया हुआ है, और आपका 105 पे सही है। 106 में माल फंक्शनिंग ऑफ, ये भी सही दिया हुआ है। 105 में, ओके वेट, यहाँ पे 105 में क्या बताया था आपको, द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट मेजर्स आपके अनकॉन्शियस मोटिव्स को ये जानना चाहता है। सरफेस और सोर्स की बात तो हो ही नहीं रही है, पर्सनैलिटी वाली बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अचेतन मकसद को जानना है, शब्द साझा परीक्षण किसका मापन करता है। ठीक है, अनकॉन्शियस मोटिव्स की बात करता है, तो इसको चैलेंज करिए। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 106 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पर्सनैलिटी एंडोक्राइन ग्लैंड्स सही है। 107 अल्पोर्ट सही है, ये भी सही है। देन सोशल गवर्नेंस एम्फसाइजेस ऑन, ये प्रश्न तो मतलब कोई इसका चारों में से कुछ भी उत्तर नहीं है। एटलीस्ट 1 एंड 2 जिस प्रकार से एमएच सेट में आया था वैसे उत्तर देना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न तो कैंसिल होना चाहिए। प्रश्न नंबर 109 कैसे सेल सिस्टम क्या है, व्हाट इज सेल सिस्टम। ठीक है, स्व प्रणाली, व्हाट इज स्व प्रणाली। ठीक है, यहाँ पे बाहर कुछ बात ही नहीं हो रही है, सोशल वाली बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो एटलीस्ट एक ए और सी दिया होता तो भी थोड़ा ठीक है, समझ में आता, कुछ तो दूसरों की बात कर रहे हैं, बट यहाँ सेल्फ की ही बात कर रहे हैं, तो ये प्रश्न तो कैंसिल आउट होना चाहिए। ठीक है, करेंगे नहीं, वैसे वो हार्डली चांसेस है आपके आंसर ही सही करें, वो भी काफ़ी मुश्किलात है उसमें। ठीक है, तो देख लीजिए, आप क्लेम करना चाहते हैं 200 रुपये की बलि अगर आप देना चाहते हैं तो आपको बुला रहे हैं वो, आप दीजिए जाके। एंड देन यहाँ पे 110 वाला साइकोडायनेमिक कराया हुआ है, ये भी सही है। द चिल्ड्रन फ्रस्ट्रेशन टेस्ट वॉज डिवाइस बाय रोजनविच, सही है। द वेरिएबल्स अफेक्टेड बाय, सही नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे आपका आएगा क्या, आपका आएगा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, आश्रित चर की बात होती है। रिलेवेंट वेरिएबल्स क्या है, कोई रिलेवेंस नहीं यहाँ पे। इस प्रकार से यहाँ कार्ड सही है, ईईजी सही है दिया हुआ है, एनोवा सही दिया हुआ है। साधन निर्भर पियर्सन आर ऑफ प्लस 9.8 पॉजिटिव कोरिलेशन, बिल्कुल सही बात है ये कराया नहीं था ना, हाँ, पियर्सन आर ऑफ प्लस 9.8
0.98 ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है। हाई कोरिलेशन ये नहीं हो सकता है, हाई तो है लेकिन साथ में क्या है, प्लस भी लगा हुआ है ना, पॉजिटिव भी लगा हुआ है, यहाँ पे ये सही होता है। ठीक है, देन अगला दिया है, एटलीस्ट चलो ये तो सही दिया उन्होंने। When a researcher wishes to study the ratings of all the psychological thriller movie released in a year, what scale of measurement will he use? ऑर्डिनल स्केल की बात करता है, क्रम सूचक पैमाने की बात करता है। जब शोधकर्ता एक वर्ष में जारी होने वाले सभी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्मों की रेटिंग का अध्ययन करना चाहता हो तो वह माप के किस पैमाने का उपयोग करेगा? वो उपयोग करेगा आपके क्रम सूचक पैमाने का। देन अगला है आपका प्रश्न नंबर 118, द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी विच इज मोस्ट यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च इज, परिवर्तनशीलता का वह माप कौन सा है जिसका उपयोग ज्यादातर प्रयोगों और अनुसंधान में किया जाता है? श्रेणी यहाँ पे सही दिया हुआ है, श्रेणी नहीं होगा, एमडी नहीं होगा, एडी नहीं होगा, यहाँ पे एसडी होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। यहाँ पे आपके मानक विचलन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम? वेरिएबिलिटी की बात करते हैं, परिवर्तनशीलता की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे डिस्पर्शन उनको पूछना था, डिस्पर्शन की जगह क्या पूछ लिया उन्होंने? पूछ लिया आपसे रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 119, व्हेन द टेस्ट स्कोर्स आर कोरिलेटेड इंडिपेंडेंटली बाय कंप्यूटिंग रैंक ऑर्डर इज डैश वैलिडिटी, कोई भी नहीं है, रेटिव दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 120, व्हाट इज दैट स्कोर डिस्टेंस बिटवीन एसडी एंड मीन। ठीक है, कुछ सवाल आपको बहुत ही उटपटांग देखने मिले हैं, कोई बात नहीं, बहुत टाइम बाद ये एग्जाम ले रहे हैं तो उनके साथ होना ये लाजमी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन एसडी एंड मीन, उन्होंने पेपर ले लिया, आप इसी का शुक्र मनाइए। डिस्टेंस बिटवीन एस, बट इसमें होगा क्या ना कि जो लोग डिजर्व नहीं वाले हैं ना, वो लोग हो सकता है पास कर जाएं। ठीक है, और जो लोग पढ़ के जा रहे हैं वो बेचारे थोड़े से नंबर उनके कम आ सकते हैं। तो एसडी और माध्य के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन एसडी एंड मीन, ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। ठीक है, बाकी के सारे सवाल तो यहाँ पे कराए हुए हैं। इंटरवल डेटा रिटालिन कराया हुआ है, स्पीयरमैन फार्मूला ये सही है, हाइपरकोडोनिया, कॉर्पस कोलोसम, ऑप्टिक नर्व, दृष्टि तंत्रिका सही है, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज, पिच लाउडनेस है। वेट, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 130 में क्या बोल रहे हैं, ध्वनि तरंगों का आयाम इसका क्या निर्धारण करता है? अरे उस दिन तो बताया था, पिच कैसे कर सकता है? ये लाउडनेस की बात करता है, एम्पलीट्यूड बात करता है आपकी लाउडनेस की। आयाम क्या करेगा? तारत्व की बात करेगा, ना कि स्वरमान की, पिच की बात नहीं करेगा। प्रश्न नंबर 132, यहाँ देखिए, द पार्ट ऑफ ब्रेन मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन इज, थैलेमस कैसे डिसीजन ले सकता है? थैलेमस कैसे ले सकता है? फिर थैलेमस का काम कौन करेगा? क्या फ्रंटल लोब करेगा? फ्रंटल लोब इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, फ्रंटल लोब जो है इसका सही आंसर होगा। द पार्ट ऑफ ब्रेन मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन, सारे फैसले कौन लेगा? आपकी जो ललाट वाली है सामने फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब वो लेती सारे आपके फैसले, ना कि थैलेमस। ये तो स्मृति वाला है, ये इमोशन वाला है, और ये जो है आपके सेंसेस को एकत्रित करके आगे पीछे करता है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। 133 सही दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए द रियलिटी प्रिंसिपल, ये भी सही है, ये भी सही है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, द न्यू कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड डैश आर स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग एलिमेंट्री कंप्यूटेशनल यूनिट्स दैट वर्क टुगेदर इन, आपके न्यूरल नेटवर्क जाएगा ये, है ना, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए, इन दोनों में से। न्यूरल नेटवर्क मोस्ट है यहाँ पे, सी ज्यादातर होना चाहिए। न्यूरल नेटवर्क नामक नया कंप्यूटर सिस्टम प्राथमिक संज्ञानात्मक इकाई वाली संरचनाएं हैं जो एक साथ समांतर काम करती है। नजरिया कैसे हो सकता है ये? ठीक है, फिर अगला देखिए प्रश्न नंबर 137, डैश अवरोध सजेस्ट दैट फॉर क्रिएटिविटी टू अकर मल्टी कंपोनेंट मस्ट बी कवर्ड, हमारी एमा बिल वहां पे आ जाती हैं। ठीक है, कंसेंसुअल एमा बिल टेस्ट, और वो बोलती हैं कॉन्फ्लुएंस के बारे में, ना कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में। ठीक है, तो ये आपका जो सम्मिलन वाला है दृष्टिकोण का सुझाव है कि रचनात्मकता के लिए भाव घटक को शामिल किया जाना चाहिए। तो अगर आपने सी मार्क किया है तो जाके इसको क्लेम करिए, 200 रुपये दीजिए वहां पे इस प्रश्न के लिए, एंड इसको वहां पे क्लेम करिए। अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहे हैं। इंक्यूबेशन सही है, अल्ट्रुइस्टिक सही है, प्रीमैक्स सिद्धांत सही है, 1 to 4 विजुअल कॉर्टेक्स इन फ्रंटल लोब सही, मेटाकॉग्निशन सही है, भाषा विचार निर्धारित करती है, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 140 में क्या बोल रहे हैं, ब्लाइंडनेस could result from the brain damage to which cortex and lobe of the brain? visual cortex in frontal lobe। अच्छा, ये कब से चला गया फ्रंटल लोब में? तो बताया हुआ है, लेक्चर्स में भी कराया हुआ है। विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ होता है? आपके ऑक्सीपिटल लोब में होता है, पीछे यहाँ पे V1 एरिया में। ऑक्सीपिटल लोब में दृश्य कॉर्टेक्स होता है, आपका विजुअल कॉर्टेक्स होता है, यहाँ पे तो आपका हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जाके इसको भी आप करिए, चैलेंज करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने मार्क किया है तो। जिन्होंने ए मार्क किया है वो खुश रहिए आराम से, उनको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने डी मार्क किया है जाके चैलेंज करिए इसको। ऑक्सीपिटल लोब में आपका दृश्य कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, ओके, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। बाकी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, भेदभाव।
फिर यहाँ पे हाइंडसाइड इफेक्ट था, फिर यहाँ पे आपका पश्च दृष्टि प्रभाव, फिर अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक दिया हुआ है, ये सब तो कराया हुआ है आपको, तो ऑलमोस्ट उन्होंने यहाँ पे सही दिया हुआ है। वेलकम शेरिफ, ग्रुप थिंक, फुट इन द डोर। ठीक है, ओके एवरीवन, तो ये थे आपके राज्य सेट की सो कॉल्ड आपकी आंसर की, जिसे वो कह रहे हैं आंसर की, वो आंसर की नहीं है, उन्होंने 10-15 सवाल जो हैं गलत वहां पे दिए हुए हैं, क्या आंसर की है वो। ठीक है, तो आप लोग जाके क्या करिए, 5 तारीख आज से विंडो खुल गई है आपकी, 6 तारीख तक रात तक है शायद, तो उसको जाके आप क्या करिए, अगर आपको क्लेम करना है क्लेम करिए। क्लेम करने का पूरा प्रोसीजर क्या है, आप जाके उनकी वेबसाइट के ऊपर से वहां से देख सकते हैं, एंड वहां पे आप सारे क्लेम कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह, इमेज वगैरह कुछ अगर आपको डालनी है तो वहां से जाके आप उसको डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये शायद आपकी रिवाइज्ड आंसर की जारी करें, है ना, तो उसमें भी देखना होगा कि उन्होंने कितने सवाल सही किए, कितने गलत किए, या फिर हमको कुछ अगर छूटे हुए सवाल, ड्रॉप्ड क्वेश्चन भी कुछ अगर हमको मिलते हैं तो उनको भी हमको देखना होगा। ठीक है, तो ये था आपके लिए पूरा, आप लोग जिसे कहते हैं एनालिसिस, आपके राजस्थान सेट का 2023 का। ठीक है, ओके। एमएच सेट का आंसर की ऑलरेडी बता दी गई है, एमएच सेट की आंसर की आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है एमएच सेट 2023 करके, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां से आपको मिल सकता है, वहां से आप उसको एक्सेस करिए। आपकी आरजे सेट की भी बनी हुई है, आरजे सेट साइकोलॉजी 2023, वहां से जाके उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पहली बार आए हैं तो ये करते हुए जाइए, ठीक है, और जाके क्या करिए, अपने आंसर्स वहां पे जाके आप क्लेम करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी। और आपको बताना चाहेंगे हम लोग क्या कराते हैं आपकी तैयारी नेट जेआरएफ विथ आपकी साइकोलॉजी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, जल्दी ज्वाइन करिए और जल्दी अपना फायदा उठाइए, क्योंकि नेट में ऐसा नहीं होगा कि जो पास हो रहा है वो फेल होने के कगार पे आ जाएगा, जैसे इन स्टेट एग्जाम में होता है। ठीक है, तो इस बार हो गया, अगली बार हो सकता है नहीं हो, कुछ सुधार कार्य हो, लेकिन अगर आप नेट पे अपना एक्सेस चाहते हैं, एज करना चाहते हैं, तो आइए, फटाफट से आइए और उसको ज्वाइन करिए, एंड चलिए आगे मोक्ष प्राप्ति की ओर। धन्यवाद।